अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे बराबर में बैठी हैं सनिया उमर। अस्सलाम वालेकुम सनिया। राइटर सनिया उमर। राइटर सनिया, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। रोलर कोस्टर जिंदगी हमारे ड्रामों की तरह। टीवी पे अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर, जिंदगी में बाहर। तो बहुत ही अच्छी बात है ना, बड़े ऐसे अरसे बाद। ऐसे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप में से जो 4 लोगों ने हमें पिछले हफ्ते मिस किया, उनको हम बता दें कि सनिया भी मसरूफ थी, इसकी वजह से हम लोग नहीं आ पाए। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, प्लीज आप लोग जरूर अपने कमेंट्स छोड़ा करें या लाइक का बटन ही कम से कम दबा दिया करें। बहुत टाइम नहीं लगता, बस सिर्फ ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे क्लिक। तो उससे जो है वो आपको बिल्कुल, हाँ। और अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो डन आप कर सकते हैं। और लाइक तो आप कर ही सकते हैं, अगर आप हमारे शो पे हैं और देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप लाइक तो कर रहे हैं ना। तो हमें भी बता दें, हमें भी पता लग जाएगा, तो थोड़ा सा हमारा भी दिल बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। और जनाब, व्यूज कम हो रहे हैं, उसका हमें बहुत दुख है और गिला भी है। तो प्लीज अब आप इसके लिए कुछ करें। अगर इसी तरह से व्यूज डाउन होते जाएंगे तो फिर जो है ना वो हम हमारा दिल टूट जाएगा। कैसे दिल टूटता है सनिया? दिल तोड़ने की जरा मुझे वो करके दिखाओ। एक्शन, यस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी। इसके साथ ही हम अपनी एनर्जी को वापस लेकर आते हैं और अब शुरू करते हैं जनाब हमारे शो को। स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले मेरा सबसे चहीता कौन सा वाला, मेरे 2 मिनट मंटू जी नहीं है। से। बिल्कुल जनाब, क्योंकि उसकी काफी सारी एपिसोड्स उसकी निकल गई हैं। और हम्म, 4 एपिसोड्स निकल गए हैं, और ये भी नहीं ना कि उसके ये एपिसोड्स का प्रॉब्लम ये होता है कि हर एपिसोड में इतना कुछ हो जाता है ना कि आपको फिर उसको रिकैप करने में बड़ा बड़ा मसला होता है। सनिया, मेरा हम्म, ख्याल है, जाती तौर पे अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरा ख्याल है कि इस पूरे सीरियल का जो सबसे मोस्ट और पावरफुल एपिसोड था ना, वो 18th एपिसोड था, हम्म, जिसके अंदर सायमा जी के अदाएं हमने देखी। और महमल की मंगनी वाला जो एपिसोड था, जिसके अंदर बड़े हजरत साहब जो है वो इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनको जन्नत में करवट करवट जगह दे और उसके उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। जनाब, तो ये वो वाला एपिसोड मेरे अभी तक मेरे नजदीक मेरा मेरा मोस्ट फेवरेट एपिसोड है। उसका हर सीन था पॉसिबल। हाँ, हर सीन बहुत पावरफुल था। बहुत पावरफुल थी, और इतना मतलब आप टन 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 टन, आप यू कुड नॉट इवन एक एक सेकंड के लिए भी आपकी अटेंशन इधर से उधर नहीं जा रही थी। आपका एक एक सीन जो था ना वो इतना इम्पैक्टफुल था और इतना जबरदस्त था कि मैंने बहुत उस वाले एपिसोड को एंजॉय किया। उसके बाद ज़ाहिर है फिर 19th आया, 20th आया, 21st आया, वो सारे उसके ही तसलसल से सारे एपिसोड्स चले। लेकिन जो पावर पैक्ड एपिसोड वो था, वो मुझे मेरा मेरा ख्याल से इट वाज द हाईलाइट और द क्लाइमैक्स ऑफ द इंटायर सीरियल सो फार। आगे तो देखते हैं कि अब क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ बातें मुझे समझ में नहीं भी आई, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपको कैसा लगा? मेरा भी यही था कि पहले दो 16 और 17 एपिसोड्स नॉर्मल गुजरे। जब 18 आया मेहमल की शादी वाला तो उन्होंने हमें हैरान कर दिया। हम्म। पहले तो हमें लगा हजरत का ही कुछ हो गया, छोटे हजरत साहब का। साइमा जी ने जो नॉस्टैल्जिक, क्योंकि हमने बहुत देखी है पंजाबी फिल्में, हम्म। तो वो जो नॉस्टैल्जिया था और इतनी मैं एक्साइटेड, मुझे याद है मैं कुछ खा रही थी और हमारा उसी दिन रिव्यू भी था। मैंने कहा मैं जरा प्लेट रख के आती हूँ, जैसे ही एकदम से गाना बजा मैं फौरन मुड़ी, सब कुछ छोड़ के गंदे हाथों से मोबाइल निकाला, कहाँ है क्या हो रहा है। तो बड़ा हमारे लिए एक्साइटिंग था जो बॉलीवुड के फैंस रह चुके। उसके अलावा ये था कि उसमें उन्होंने बनाया बहुत अच्छा था, क्योंकि दैट वाज अ वेरी एक्सट्रीम सरप्राइज एलिमेंट कि आई विटनेस होगा कोई और वो मंटू निकलेगा। ये जो सस्पेंस वाला एलिमेंट था ना, ये उसने ड्रामे को उठा दिया। हमें भूल गया कि हम महमल की बचकाना हरकतों से किस तरह परेशान हो रहे थे, मिस मारिया और पुप्पो से कैसे क्रिंज हो रहे थे। हम सारे ये सोचने लग गए, किसने मारा किसने मारा किसने मारा। और इतनी मजे मजे की थ्योरीज इन दिनों सामने आई। कुछ ने कहा साइमा ने मारा, कुछ ने कहा मंटू ने प्रिटेंड किया, है ना, सारा कुछ। कुछ ने कहा खून बहा होगा, महमल की शादी उससे होगी, ये होगा वो होगा। इतनी मजे की प्रोडिक्शंस आ गई थी कि वो हम्म। बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म। लेकिन उसके बाद जो टर्न होता जा रहा है, अब मुझे लग रहा है कि हमने ज्यादा सोच लिया, शायद खलील साहब ने उतना नहीं सोचा। हम्म। क्योंकि अगर फरहाद ने नहीं मारा तो उसको आई विटनेस को मारने की जरूरत नहीं थी, ना मारता उसको।
लेकिन फिर भी बचकाना हरकत है क्योंकि आई विटनेस ने फरहाद को नहीं देखा, उसके बंदे को देखा है। सलमान खान के ऊपर सालों से केस चल रहा है मर्डर का, क्योंकि उसने बेगर्स के ऊपर फुटपाथ पे गाड़ी चला दी थी। हम्म। वो केस बना है कि सलमान खान कहता है मैं साथ बैठा था, मेरे ड्राइवर ने किया। तो ड्राइवर पेशियां भुगत रहा है उसकी। तो होता है, ये लोग इस तरह मैनेज कर लेते हैं हर बार, मारना और खुद जाके मारना मेड नो सेंस। लेकिन कत्ल दर कत्ल क्या बात हुई। वो सीन भी जो शूट हुआ है सेकंड कत्ल का येलो बिल्डिंग के सामने, वो भी हमारी गुजरगाह है और हम समझ नहीं आ रहा था, हम उसमें खुश होंगे, वो ये तो वही जगह है कि ये देखें कि हो क्या रहा है। हम्म। कर्जे जान की राइटर ने आपके ही साथ राबिया रजाक ने इंटरव्यू में कहा था कि जो सबसे मासूम किरदार होता है उसके साथ ज्यादती होती है तो दिल बहुत दुखता है। हम्म। और इसमें वो कैरेक्टर था फरहाद के छोटे भाई का। वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया में खामोशी से रह रहा था, महमल को बहन माना, सब कुछ अमनो मान से कर रहा था, उसको क्यों मरवाया। हम्म। उस लेकिन उससे ऑडियंस दोबारा हुक हो गई। हम्म। तो इस तरह हुआ। हम्म। सनम सईद सईद एक सोफिस्टिकेटेड खातून है, खूबसूरत है, वरना मिस मारिया का किरदार जितना क्रिंज हो चुका है ना, सनम सईद ना प्ले कर रही होती तो देखा ना जाता। अभी भी दिल करता है कभी कभी कि टीवी पे कुछ मार दें, कुछ उठाएं और मिस मारिया को मार दें, कि मतलब कत्ल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भाई आपने लेसन प्लान नहीं करना, आप बच्चों को पढ़ाने की तरफ तवज्जो दें। मंटू साहब के मुंह में क्यों उंगलियां डाल के आप निकलवा रही हैं कि महमल से उनको मोहब्बत हो गई। हम्म। खैर, लेकिन वो सनम सईद है तो हम उसके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। सबा हमीद अब तक इसके अंदर बिल्कुल वो थी अंडरडॉग। आखिरी दो किस्तों में जो सबा हमीद उठ के सामने आई हैं, उनका एक एक डायलॉग, उनकी डिलीवरी, उनका जो सीन था जिसमें वो अपनी बेटी को कहती है जाओ जाके तुम मार के आओ, तुम बदला लो, हम्म। वो गूजबम्स आ गए सच में कि वो एक माँ इस हद तक, वो जो उन्होंने बचपन से सीखा है कि बदला लेना है, क्या करना है, और एक गम इतना ज्यादा है कि अगले बंदे को जब तक हम बदला ना लेने, चाहे बेटी भी जाए, या तो दोनों मर जाएं या तो बदला लें या कुछ, वो सबा हमीद इज डूइंग ग्रेट। हम्म। अच्छा, सेक्सिज्म जेंडर वाली चीजें बहुत थी इस आखिरी दो किस्तों में। मर्दों की लड़ाई में औरत आएगी, लड़की होकर पिस्तौल ले आई, और लड़की और स्मोकिंग वगैरह वगैरह। तो वो इस किस्म के डायलॉग्स काफी थे। और शायद मर्द वाली साइड पे भी थे कि आप एक रोल डिफाइन करें कि मर्द हो तो ही ये कर सकता है। अब जो मंटू साहब हमारे उठ के हीरो बने हैं, यही 6 किस्तों पहले बन जाते। अब जो वो कह रहे हैं तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के देखे तो मैं उसका हाथ, और मैं गवाही दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, बंदूक घर छोड़ के आओ, ये वाला आधा सीन इसी तरह का एक पहले डाल देते तो सारी मोहब्बत स्टैब्लिश हो जाती। अभी भी ऑडियंस को हजरत की मोहब्बत ज्यादा प्यारी लग रही है, हजरत साहब ने भी बड़ा कमाल कर दिया, अब वो भी डट गए, तो सारे कमजोर लोग उठ के मजबूत होते जा रहे हैं। तो मोहब्बत और मौत साथ साथ मंटू में चल रही है। देखिए आगे क्या होता आगे क्या होता है उसके लिए देखिए अगला एपिसोड। अच्छा, है अब जी। मुझे जो जो चीजें मुझे समझ नहीं आई, और उसके लिए मैंने खलील साहब से भी रब्ता किया कि मुझे कुछ समझाएं कि ये क्या हुआ। आई विटनेस जो था वो था जनाब मंटो, ठीक है। मंटो साहब, मुझे तो इत्तेफाक से ये मुझे समझ नहीं आती कि ये तुम लोगों के लाहौर में एक ही सड़क है जिसपे सारे मसले मसाइल होते हैं। मुझे तो यार कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुदारा थोड़े से कुछ रोडें और बना देना, कुछ दो चार रोडें बना दें, लोग थोड़ा सा इधर से गुजर जाएं उधर से गुजर जाएं। जरूरी है कि हर एक इंसान को एक ही जगह से गुजरना है? दूसरा, पॉट होल्स शायद इतने ज्यादा हैं कि किसी का भी टायर पंक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है। अरे को इंसिडेंट्स देखें कि मतलब वो बेचारे हजरत साहब, बड़े हजरत साहब को उसी वक्त मारा गया, उसी वक्त जो है पूरी सुनसान सड़क थी, ना आदम ना आदमजाद, बिल्कुल। सिर्फ एक मंटो साहब की गाड़ी का पंक्चर उसी वक्त होता है। मंटो साहब उसी वक्त गाड़ी से उतरते हैं, और मंटो साहब लगता नहीं कि उनको टायर चेंज करना आता होगा, लेकिन वो कर रहे थे। वह मतलब शाबाश है यार, मतलब बड़ी बात है। पुराने जमाने की इसलिए उनको आता है, अभी नहीं तो अभी वो किसी को कॉल करके कह रहे होते मिस्त्री को कि भाई आके मुझे जो है ना वो टायर बदल दो। तो खैर, अब मतलब कोइंसिडेंसेस की भरमार है, इत्तफाकात की भरमार है माशाल्लाह से, कि खुदा को जहाँ जिस वक्त डालना होता है ना वहां पे डाल ही देते हैं। और उसी वक्त मंटो साहब को नीचे झुकना था ताकि कोई उनको देख ना सके, और उसी वक्त गोली चलनी थी, और फिर मंटो साहब को उसी वक्त आई विटनेस बनना था, और मंटो साहब ने वो सारा देखा।
एग्जैक्ट क्या को इंसिडेंसेस पे को इंसिडेंट, मेरा दिमाग इसी को इंसिडेंस पे हिला। मैंने कहा ये कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्शियल बात है, ये इतना ज्यादा आप उसको, इतना ज्यादा कोइंसिडेंसेस पे नहीं इस बात को चला सकते। या तो मंटो साहब ही कातिल हैं, झूठ बोल रहे हैं, या कुछ प्लान है। हजरत, बड़े हजरत को मारने का क्या तुक था, मुझे ये बात, शादी डिले करानी थी। डिले क्यों करानी थी? व्हाट वाज द पर्पस, क्यों डिले करानी थी? अगर शादी को खत्म कराना मकसद था तो छोटे हजरत को क्यों नहीं मारा गया, बड़े हजरत को क्यों मारा गया? अगर फरहाद का इंटेंशन यही था कि शादी को खत्म कराना है या डिले कराना है, छोटे हजरत शुड हैव बीन द टारगेट, वाई बड़े हजरत? उनका क्या बीच में रास्ता, क्या वास्ता था? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि बड़े हजरत को मारने का क्या, व्हाट वाज द डील, व्हाट वाज द प्लान, हम्म, व्हाट वाज द प्लान? ठीक है, खलील साहब अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे इसका जरूर जवाब दीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो सवाल था मेरा, जो मैंने एक्चुअली पूछा था खलील साहब से, वो ये कि जब फरहाद आता है मारने के लिए मंटो साहब के घर पे, जो आखिरी सीन है या सेकंड लास्ट सीन है जो भी है, उनके घर पे आता है और वहाँ पे इत्तेफाक से जनाब, अगेन कोइंसिडेंस भी नहीं कहना चाहिए, छोटे हजरत साहब वहीं पे मौजूद थे और मिस मारिया तो होती ही उनके घर पे, खाम खाम अपने रेंट दे रही हैं यार, दो दो घरों के रेंट चल रहे हैं, उन्हीं के घर पे रुक जाया करें, खत्म बात यार। मुफ्त का खाना भी मिलता है, चाय भी मिलती है सब जब कुछ चाहो। मिलता है, खाम खा में दो दो घरों के रेंट लग रहे हैं, वो एक ही घर करें, खाम खा जान छोड़े अपनी भी हमारी भी। तो खैर वो जाहिर सी बात है, उनको तो उधर ही होना था, वो भी उधर ही है, मंटू साहब भी उधर ही है, फरहाद भी उधर, वो छोटे हजरत भी उधर ही है। फरहाद साहब तशरीफ लेकर आते हैं, घंटी बजती है, वो बाहर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जनाब वो आता है और वो जब जब गोली मारता है फरहाद, तो वो मंटू साहब को मारता है, क्योंकि वो आई विटनेस है। क्यों? ये सवाल मैंने पूछा कि अगर वहाँ पे छोटे हजरत भी मौजूद हैं और मंटो साहब भी मौजूद हैं, तो आपने मंटो को गोली क्यों मारी, और फरहाद ने, मतलब आपने, मतलब ये कि फरहाद ने उसको, मंटो को गोली क्यों मारी और छोटे हजरत को क्यों छोड़ दिया? तो मुझे ये जवाब मत मिला कि जनाब, क्योंकि अगर बड़े उसको, छोटे हजरत को मार दिया जाता, तो जो प्लेंटिफ जिसको हम कहते हैं कि जिसने के केस दायर किया होता है, अब दो लोग होते हैं, एक तो ये कि आई विटनेस होता है, एक होता है प्लेंटिफ जिसने कि केस दायर किया होता है। मंटो जो था वो आई विटनेस था और जो छोटे हजरत थे वो प्लेंटिफ थे जिन्होंने केस दायर किया है, ठीक है। मुद्दई। अगर हम लीगली देखते हैं, अगर हम आई विटनेस को मार देते हैं तो उसके बाद केस खत्म हो जाता है, बिकॉज आपके पास कोई आई विटनेस नहीं रहता, तो केस कमजोर हो जाएगा, तो उसका मतलब कि ऑटोमेटिकली केस जो है वो आप जीत गए। लेकिन अगर आप प्लेंटिफ को मारते हैं तो केस खारिज नहीं होता अदालत से, फिर वो सरकार केस ले लेती है, फिर वो सरकारी केस बन जाता है, फिर वो गवर्नमेंट लड़ती है, वो सरकार लड़ती है, सरकार की तरफ से होता है। तो अगर हम छोटे हजरत को मार देते, यानी कि प्लेंटिफ को मार देते, तो उस सूरत में केस ही खत्म हो जाता, मतलब ड्रामा ही खत्म हो जाता, तो मतलब बात ही खत्म हो जाती। तो इसकी वजह से जो है वो आई विटनेस के ऊपर हमने गोली चलवाई बेचारे मंटो भाईजान पे, और मंटो भाईजान जो है वो जो बेचारे तड़ुप पुड़ुप हो गए, ओके, बात हो गई खत्म। लेकिन मेरा ये सवाल अब खलील साहब से दोबारा, कि खलील साहब, अ, अब एक तो ये कि आपने एक आई विटनेस को तो मार दिया, मंटो साहब को गोली चला ली, अब उस वाली गोली चलाने का दूसरा विटनेस तो हजरत साहब को आपने बना दिया है, और मिस मारिया भी। और मिस मारिया भी। तो अब आपके मैंने पास तो सोचा और ही आई नहीं। विटनेसेस क्रिएट हो गए, तो आपने एक आई विटनेस को खत्म करने के चक्कर में तो आपने मजीद आई विटनेसेस बना दिए हैं। तो अब उसको हम क्या करेंगे जनाब, और इसका क्या? फरहाद को जाके उसके भाई को, सज्जल के भाई को मारना चाहिए था, भाई का बदला लेने भेजा था माँ ने। मंटू को क्यों मारा, मतलब चलो। मतलब बहुत सारी चीजें जो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही, बीइंग और अ डॉक्टर, ये जो हजरत और मेहमल वाली बात है कि वो आएगी तो सांसें चल पड़ेंगी, और जो पुप्पो ने भेजा है कि जाओ पुकारोगी तो आ जाएगा, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाली। हाँ, ये बहुत नई एक रिसर्च है, नई रिसर्च आई है, अमेरिका में आई है, अब अमेरिका के जॉन हॉपकिंस में क्लिनिकली प्रूवन है, एक रिसर्च पेपर निकला, उसके ऊपर यही है कि अगर कोई इंसान मरने वाला हो और उसकी जो सबसे महबूब तरीन हस्ती आके उनके हाथ के ऊपर हाथ रख दे, तो मुमकिनात में से है, बल्कि 100% चांसेस हैं
कि जो है मरीज को किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरीज जो है वो जिंदा हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट थियरी है, ये हम लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची है, सिर्फ अभी तक ड्रामा वालों तक पहुंची है। तो वो ड्रामा वाले इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, और वो पब्लिक बहुत अच्छा। अवेयरनेस है ताकि लोगों तक ये बात अवेयरनेस में आ जाए, लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिकॉज फिर जो जो लोगों को खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे, मगर किसी को भी अगर कोई ऐसे गोली लगती है, और स्पेशली जिनकी माशूकाएं हैं, तो वो अपनी अपनी माशूकाओं को करीब रखें, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर सारे घर वालों को पता होने चाहिए, ताकि इन केसेस ऑफ इमरजेंसी जब आपको कोई खुदा न खासा ऐसा हादसा हो, तो आपको फौरन कॉल करके बुलाया जाए, ताकि आप उनके हाथ पे हाथ रखें और आपके अंदर जान फूक जाए। तो ये सारा का सारा रिसर्च है, इसके अंदर कोई वो बात नहीं है कि हमने कोई, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों को पता है और पुप्पो को पता है अभी। ये पोपो को पता है। बाकी हाँ, और खलील साहब को पता है, और नदीम बेग साहब को पता है, और आई थिंक कि अब उनको भी पता चल गई है, मंटो साहब को भी पता चल गई है, और फुप्पो को तो पता ही पता है। पर फुप्पो को तो हर बात पता है। फुप्पो तो मतलब उनको तो गैब का इल्म है। उनके उनके साथ मेरा ख्याल है वो होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, वो जो जिन्नात। जिन्नात जिन्नात, हाँ, जो वो बताते हैं आगे की फ्यूचर प्रोडिक्शंस करते हैं। अब जो लैंप होता है उसके क्रिस्टल जब, बोल। हाँ वो है, वो उसको आता करके फू करती हैं, और उसके अंदर उनको सब दिख जाता है कि आगे क्या हो रहा है। और बल्कि मैमी भी उनसे पूछती है कि आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है, प्लीज बताएं ना आगे क्या होने वाला है। तो फुप्पो तो भाई फुप्पो है, फुप्पो को सबका इल्म है, हर चीज का पता होता है। लेकिन हाँ, बस वो उनको हाथ लगा दिया उन्होंने, और बंटो साहब जो है वो जिंदा हो गए। तो इससे हमने इस बात को कंफर्म कर लिया कि दोनों के बीच में एक मोहब्बत है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मुझे छोटे हजरत इतने पसंद है कि अब अगर मेरा बस चले ना, तो मैं जबर की शादी करा दूं। मतलब ये इतना अच्छा बंदा छोड़ के इस अक्लमंद लड़की को मंटो में क्या देखा है? मतलब या तो आप मंटो की पर्सनालिटी को ऐसा बनाते कि यार हो कि भी वाकई में उससे मोहब्बत हो सकती है, कि भाई वो कंपैरिजन में या कंपटीशन में आता है छोटे हजरत के। इसमें क्या है ऐसा, मंटू साहब में ऐसा क्या है कि एक 22 साल की लड़की उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, और इतना अच्छा रिश्ता, छोटे प्यारा सा बच्चा मेरा, उसको छोड़ के तो वो जो है वो 55 साल के मतलब विमल और निकाह में तो, हजरत वाले सीन बहुत अच्छे लग रहे थे। वो सीन बहुत अच्छे लग रहे थे, जो छत पे आराम से चले जाते हैं और बातें कर रहे थे, लेकिन वो क्यूट अच्छे लग लग रहे रहा है। और लाइक थे। उस आई थिंक दुराब ने बहुत इम्प्रूव किया है अपनी एक्टिंग को। जो वो थोड़ी सी शेकीनेस थी आई थिंक उसके कैरेक्टर के अंदर, अब वो शेकीनेस खत्म हो गई है। स्पेशली जो एक सीन था जिसके अंदर के फरहाद वो गाड़ी में जब बैठ के मंटो के घर आ रहा होता है, और वो फोन पे बात कर रहे होते हैं फरहाद और छोटे हजरत, दोनों की इंटरेक्शन हो रही होती है, बहुत खूबसूरती से निभाया है दुराब ने इसको। वेल डन, वेल डन, वाकई में मतलब लग रहा है कि वो लड़का उसमें पोटेंशियल है। एंड आई विल गिव द एंटायर क्रेडिट टू नदीम बेग, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। नदीम बेग ने काम निकलवाया है, अंदर से हलक से लेके ना निकलवाया है। बाबर अली सुपर, सुपर, पहले दिन से ये बंदा इम्प्रेस कर रहा है, अभी तक वो उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। फुप्पो अपनी जगह नहीं छोड़ी। हम कभी कभी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साइमा जी जैसी स्क्रीन प्रेजेंस, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन शी इज अ क्वीन, शी इज अ क्वीन, इसमें कोई शक नो नहीं। डाउट, नो जो डाउट। जो बंदी सजल के सामने खड़ी हो जाए और आपकी आंख सजल से हट जाए और उनकी तरफ चली जाए, इसका मतलब वाकई कुछ कहने को बचता ही नहीं है, कहने को बचता ही नहीं। तो शी इज डेफिनेटली द क्वीन, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जहां तक सबा हमीद का ताल्लुक है, उनके तक उनका ताल्लुक है, ऑब्वियसली वो अपने ग्रीफ से अभी इस वक्त ग्रीफ में है, सब कुछ है, उनका उनका रिएक्शन बनता भी है जिस तरह का वो रिएक्शन कर रही हैं। लेकिन अगेन यार उनका एक गया, उनको अब तकलीफ हो रही है, जिस माँ के दो गए, उसके बाद उन्होंने उस वक्त क्या क्या बातें की थी, मुझे सिंपथी नहीं हो रही इस कैरेक्टर के साथ। मुझे नसीबों के कैरेक्टर के साथ सिंपथी नहीं हो रही, बिकॉज ये वो औरत है जो कि जिसने अपनी जल्लादपना दिखा दिया है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी सुरैया के औलाद के लिए, और उसके गम को नहीं अंडरस्टैंड कर पाती थी। अब मुझे उसके कैरेक्टर के साथ सिंपथी नहीं हो रही। हाँ, जहाँ तक हमाद का ताल्लुक है, वो जो तुम कह रही हो कि जो सबसे मासूम होता है वो सबसे ज़्यादा उसका दुख होता है, मेरे नज़दीक वो इतना मासूम नहीं था उसी लम्हे जिस लम्हे उसने एक गार्ड के ऊपर गोलियां चलाई और उसको मार डाला। कत्ल उसने भी किया था, कत्ल उसने भी किया था, कातिल वो। इनमें से ही था। हम्म।
वो इनमें से ही था। वो इनमें से ही था। और अब ये जो दिखा रहे हैं कि बड़ी जनरेशन और छोटी जनरेशन ज़्यादा शफ़ाक है, जो कि मुझे बहुत अफ़सोस है इस बात का कि छोटी जनरेशन को उन्होंने ज़्यादा बदतमीज़ दिखाया है। बड़ी जनरेशन अभी भी सुलह सफाई में और उसमें वो लगी हुई है। आसिफ रज़ा मीर ने ये आखिरी के 2-3 एपिसोड से बहुत मुझे इम्प्रेस किया। अब मुझे शुरू में लगा कि वो थोड़ा जो है वो डाउन हो रहे हैं, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने पिकअप किया एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मतलब एट पार हैं दोनों। डॉन दोनों नहीं लग रहे, लेकिन ऐसे लोग जो कि मैच्योर एज में आ गए हैं अब, और जो कि अब बिल्कुल सुलह सफाई वाली एज में आ गए हैं। अब उनको खून खराबा नहीं चाहिए, लेकिन हालात अब उनको वापस उसी सिचुएशन में ले आए हैं कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और उसमें ज़्यादातर रोल उनकी घर की बेगमात का है, जिन्होंने उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है कि वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक स्टोरी इज गोइंग वेरी वेरी नाइस। मुझे अभी भी मज़ा आता है। एक्चुअली ड्रामा कब खत्म होता है, कब शुरू होता है, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती। मुझे लगता है बहुत छोटा टाइम है, इसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। लाइक आई रियली वांट कि जल्दी जल्दी खत्म हो, मैं देखूं क्या हो रहा है आगे, किस तरह से इसको ड्रामे को लेके जा रहे हैं। इफ्रा किधर है, इफ्रा कहाँ है भाई, वो कहाँ गायब हो गई हैं, उनकी कब एंट्री होगी। तो ये सब चीजें देखने वाली हैं। और एंड में किसकी शादी होती है महमल के साथ। मंटू के अब्बा कौन थे? मंटो के अब्बा कौन थे, वो बहुत चेक इंपॉर्टेंट। ले लिया, उसका क्या किया? चेक ले लिया, उसका क्या किया, बिल्कुल क्या किया। बहुत मिस सारे मारिया को सवाल। खाने खिलाने के अलावा। मिस मारिया को तो वो बेचारे चाय पिलाते हैं खाली। उसके अलावा तो उसमें सिर्फ एक ही दिन ले गए थे खाने के ऊपर। लेकिन हाँ, ओवरऑल आई थिंक यार मैं एंजॉय कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जो है कुछ भी कह लो, लेकिन ये कि मुझे मजा आ रहा है ये ड्रामा देखने में, और मैं वाकई एक्चुअली में आई वेट फॉर इट। मजा तो आ रहा है। आई वेट फॉर इट। चले जी, चले जी, चलते जनाब दूसरे ड्रामे की तरफ। कौन सा करना है आप, बिरयानी कर लें? आह, करें, करें, करें। दुपट्टे मुझे बहुत खूबसूरत लगे, मुझे प्लीज कोई बता दो ये दुपट्टे किधर से आए, कौन लाया है ये दुपट्टे, कहाँ से आए हैं जो हीरोइनें पहन रही हैं आजकल। वो रमशा भी पहन रही है, वो भी पहन रही है। तो जनाब निशा साहिबा ने अजरक और चुनरी का मिक्सचर है ना? बहुत प्यारा है। ओ माय गुडनेस, मैं आई फॉलन इन लव। मैं पाकिस्तान आऊंगी सबसे पहले मैंने जाना है ये दुपट्टे खरीदने, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जब मैं ये पहने हुए हूँ ना, आप लोग समझ जाइएगा मैं पाकिस्तान से होके आई हूँ। अच्छा जनाब, तो निसा साहिबा को गांव भेज दिया गया है और वो गांव चली गई हैं। और गांव चली गई तो वहां पे जाके पहले शुरू शुरू में तो वो थोड़ा सा इन्होंने एंजॉय किया। उसके बाद उनके सर के ऊपर ये, उनके सर पे और हम सब के सर पे ये बम फाड़ा गया कि जनाब वो असल में गुलमहर और जो मीरान हैं वो उनकी शादी हुई हुई है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इस ड्रामे का प्लॉट ही समझ नहीं आ रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस ड्रामे का मकसद क्या है। व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो। दो डिफरेंट कल्चर्स का मिलाप दिखा रहे हैं, या औरत को किसी को कॉलेज में बेवकूफ़ किस तरह से बनाया जाता है वो दिखाना चाह रहे हैं, या एक हीरो को हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो झूठ बोल के भी हम उसको हीरो कहें क्योंकि वो शक्ल में थोड़े से खूबसूरत हैं, या फिर क्या है, क्या प्लॉट है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मुझे नहीं, बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आ रही। मेरे नज़दीक हीरो हीरो नहीं है, मेरे नज़दीक हीरोइन हीरोइन नहीं है, मेरे नज़दीक जो सेकंड गुलमहर है वो गुलमहर भी कोई दूध दूध की धुली नहीं है। या तो ये पूरा का पूरा प्लान गुलमहर ने बनाया, उनको लेकर आई निसा को, और निसा को लाके और बहाने से करके और उनको ये बात बावर करा दी गई कि भाई ये हमारा सोशल सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, और जो है ये मैं इस तरह से इनकी बेगम हूँ, आप खुद ही शराफत से आप दूर हो जाइए। और अब बुरी भी नहीं बनी और उनका मकसद भी पूरा हो गया। एक तो ये बात है जो कि मुझे लग रहा है, जो मेरी अपनी थियरी है, वो मेरी थियरी यही कह रही है कि गुलमहर इज़ नॉट वॉट शी सीम्स टू बी। और उन्होंने बहुत चालाकी से उन्होंने ये पूरा प्लान आउट करके और अच्छी बन गई, खुद भी अच्छी बन गई, लेकिन उन्होंने अपना मकसद अचीव कर लिया। तो ये बात इधर है। दूसरी, मैं बचपन से बहुत, मेरा मेडिकल करने का मकसद ये था क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत कुड़मक्स थी।
मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती थी बिल्कुल। तो इन्होंने ये जो मुझे पहेली में उलझा दिया है ना, ये उम्र के हिसाब से, उसने मुझे मेरे दिमाग का दही बना बना दिया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आती कि किसकी किस उम्र में कब शादी हुई, कौन कितनी उम्र का था, कौन कितनी उम्र, इस वक्त किसकी कितनी उम्र है। हारून मुझे कहीं से 30-35 का नहीं लग रहा। मिरान साहब मुझे कहीं से 35 के नहीं लग रहे। इधर गुलमहर जो है वो 35 की हो नहीं, 39 की बनती हैं हमारी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। मीरान 35 का बनता है, और जो हारून है वो 30 का बनता है। तो कहाँ से तस्वीर एक दिखाई गई है निसा को, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। पहले गुरार है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। ये तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। कहाँ से दुखी लग रहे हैं वो। कोई मुझे बता दे कि उस तस्वीर में वो दुखी क्यों लग नहीं लग रहे, इतनी उनकी बांछें क्यों खिली हुई हैं, अनटिल एंड अनलेस कि वो लेटर ऑन ये बताएं कि उन्होंने फोटोशॉप करा के तस्वीर ले ली है। इंजॉइंग, जिनको मुझे पहले मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था, मामू। अंकल जी, ये जो इनके मामू जान है, हाँ वो आते हैं तो मुझे थोड़ा मज़ा आता है उनके डायलॉग्स में, मैं थोड़ा एंजॉय करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। अदरवाइज बाकी के जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी इरिटेटिंग टू मी एंड दे आर वेरी अनोइंग टू मी। तो इसलिए जो है माजरत मेरी तरफ से, बट बिरयानी इज नॉट एट ऑल वर्किंग फॉर मी। ओवर टू यू। दम खुल गया, बिरयानी में इलायची आ गई, तहें लगी हुई हैं, बड़ा कुछ पता लगा। अच्छा, आप ना 15 नहीं, 14 13 14 एपिसोड्स में बिल्ड किया था, वो अब रिवील हो रहा था इस इन 2 एपिसोड्स में। बहुत मॉन्यूमेंटल मोमेंट होना चाहिए था। अगर ये ड्रामा हिट भी होना है, मेमोरेबल भी रहना है, तो ये 2 एपिसोड्स ऐसी होनी चाहिए थी कि सारी उम्र इनका रेफरेंस दिया जाए कि याद है ऐसे हुआ था, और उसमें जब उसको पता लगा था, बहुत सारी चीजें प्री एंटिसिपेटेड थी, हमें लग रहा था कि ये ऐसे ही निकलना है, बल्कि हमने शायद बेहतर ज्यादा स्टोरी समझी। हम्म। ट्रेडिशनल जो सिंध का ड्रेसेस तो पहले इतनी अच्छी लगती है, रमशा भी अच्छी लग रही थी, इवन दोनों ने क्लमजीली दुपट्टा लिया हुआ था और सब किया था। तो उसके बावजूद गाना कितना अच्छा लग रहा है, मजार दिखा रहे हैं, चीजें दिखा रहे हैं, सबने आपकी आपको तंग करने के लिए रज रज के सिंधी बोली। जैसी भी बोली होगी कोई नहीं, आप बस ना सोचो इस बारे में, छोड़ दे, गुजर गया गुजर गया। इन्होंने हमें मजीद उलझा दिया है, जो कि अब उन्हें सॉल्व करना चाहिए था। इन्हें निशा को शौक से ज्यादा बड़ा शौक ऑडियंस को लगना चाहिए था। ये हम भूल जाते हैं कि कैरेक्टर का शौक, वो एक एक्टर है, उसका शौक इतना मैटर नहीं करता जितना ऑडियंस का करता है। ऑडियंस को ऐसी चीज निकलनी थी, कोई बोतल के जिन की तरह, कि ऑडियंस हक्का बक्का रह जाए। ठीक है, अगर वो नहीं हो सकता तो सेकंड बेस्ट चीज होती है कि ऑडियंस के लिए रिलेटेबल चीज निकले, ऐसी चीज निकले जिसपे ऑडियंस के देखा मैंने तो यही कहा था, यही होगा। अच्छा जी, सिर्फ 4 साल का फर्क समझ से बाहर है। 4 साल का फर्क इज नो बिग डील। 10 10 12 12 साल के फर्कों पर शादियां होती हैं, मोहब्बतें होती हैं, लड़का छोटा कभी लड़की छोटी कभी कुछ। इन्हें कम से कम 14 साल का फर्क दिखाना चाहिए था। इन्हें ये दिखाना चाहिए था कि गुलमेहर कोई 14 साल की, 13 14 साल की लड़की थी जब हारून पैदा हुआ, और ओल्ड एज में जस्टिफाई भी हो जाता कि ओल्ड एज में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर नॉर्मेलिटीज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो माँ का बड़ी उम्र में बच्चा पैदा हुआ जिसको इसने पाला, माँ के जाने के बाद मीरान से भी वही रिश्ता बना और दूसरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सके। 14 साल की उम्र में इन्होंने दिखाया कि 14 साल की गुलमेहर और 10 साल के मीरू का रिश्ता हो गया। दोनों की प्यूबर्टी वाली एज थी, स्पेशली मीरान की अभी आनी थी। तो जब आते हैं तब उसको फीलिंग्स डेवलप होती है, और सबको सबसे पहले आसपास अपनी टीचर्स, अपनी कजन, इन लोगों पे ही क्रश होता है जो आप रेगुलर देख रहे होते हैं। हर हालात से बड़ा आइडियल कपल बन सकते हैं। तो इन्होंने एज की कंफ्यूजन करके ना हमें गजनी वाला हिसाब कर दिया, सारे कर रहे हैं। 35 साल का वो है और कॉलेज अब आया है, और वो कोई 22 23 साल की लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, मंटू पार्ट 2 है, क्या हो रहा है, क्या चाह रहे हैं। तो वो हमें मजा नहीं आया, उसकी वजह से ना काफी कंफ्यूजन डाल दी। और मामू जान माशाल्लाह उन्होंने बड़ा एंजॉय कराया, मजा आया। और वो जो इस तरह हम होते हैं ना अक्सर, मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ कि हमें अक्सर लगता है कि हमारे बुजुर्ग थोड़े सादे से है, ये बेचारे क्या बात करेंगे। लेकिन जब हम अपने बुजुर्गों को अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने जानने वालों में, तो हमें पता लगता है कि हमारे बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए हैं,
बड़ा अच्छा हैंडल कर लेते हैं रख रखाव के साथ। तो मामू जान ने भी यही किया। सिर्फ इसमें भी मुझे ये समझ नहीं आई कि मामू जान के गए हैं ये सोच के कि हम जा रहे हैं उस घर को चेक करने की निशा की यहाँ शादी होनी है या क्या होना है। माँ को, और ये बात तो यही कुछ हुई थी ना कि उसने प्रपोज किया है, उसका घर बार और ये चीजें देखने जा रहे हैं। तो मामू जान को जब पता चला कि बे औलादी है तो वो उसको शरबत क्यों मना रहे हैं, और इतने सीरियस मोमेंट पे कि वो उसे कन्फ्रंट करने आई है कि तुम इधर बैठी हो, वो फोन कर और ये करी। उसने मोबाइल खोल के दिखाया कि ये देखे मामू जान आपके लिए शरबत बना रहे हैं। मतलब इतने सीरियस मोमेंट पे इस किस्म की मजाहिया बातें डाल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट खराब करे। हम वो बहन भाई वाला बटन बंद ही नहीं कर सके। ये शायद उसने जान के ऐसे बोला है गुलमेहर, क्योंकि गुलमेहर का तो बहन भाई वाला बटन कहीं से नहीं हो रहा। उनकी नीयत हम सबको नजर आ रही है बहुत आराम से। उसके बाद मीरू साहब स्विमिंग भी करने आ गए। उन्होंने कहा चलो कि अगर किसी को कुछ और ना इस एपिसोड में पसंद आए तो खुशहाल खान को देख के कुछ ऑडियंस खुश हो जाए। मुझे मसला सबसे ज्यादा, बाकी सारी चीजें चलो मैं मान लेती, कुछ है जो भी है, राइटर ने 14 साल लिखा होगा, उन्होंने 4 साल कर दिया। मामू जान मासूम इंसान है, वो भूल गए कि रिश्ते के लिए आए थे, सारा कुछ हो गया। मुझे सबसे ज्यादा मसला हुआ है निशा के कैरेक्टर से, कि निशा के रिएक्शन से। ये रिएक्शन वो पहली दफा नहीं दिखा रही है, वो तीसरी दफा दिखा चुकी है। पहली बार पैसे दिए, उसने कहा मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी, मैं हट जाऊंगी, और वो बगैर किसी वजह के लड़ लड़ के चलेगी। हालांकि उस वक्त एक सेंस बनती थी कि वो ट्यूशन पढ़ाए, उसको कीमत मिल रही है। दूसरी दफा प्रोफेसर साहब ने बाइक वाली खातून दिखाई, तब वो ब्रेकअप करके निकल गई फॉर नो रीजन एट ऑल। अब भी इस बार गुस्सा आना चाहिए, उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए, उन्हें मुंह पे कुछ कहना चाहिए। वो दुख में अजीब तरीके से बैठी है, बात नहीं कर रही, चीजें फेंक रही है, कुछ कर रही है। जब हमें निशा से सिंपैथी नहीं होगी तो हमें और बुरा लगेगा ये सारा सिनेरियो। निशा का रिएक्शन फर्क आना चाहिए था, क्योंकि इस या तो ये भी इतनी ही मामूली बात है, बाइक पे पकड़े जाने जैसा या ट्यूशन के पैसे देने जैसा, इसको बिग डील बनाना चाहिए था। हम्म। बल्कि माँ जब वो वापस शहर जाते हैं तो निशा की माँ का रिएक्शन बहुत अच्छा था, वो उनकी मोहल्लेदारनी का रिएक्शन बहुत अच्छा था। क्या वो शादीशुदा है, शौक महसूस हुआ हमें ज्यादा अच्छा। निशा से जो उन्होंने रिएक्ट करवाया ना कि बस किसी से की ना सुननी है ना कुछ करनी है, वो इस मौके पे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि निशा अकेली नहीं है जिस पे रिवील हुआ है, ऑडियंस पे भी हुआ है। निशा कन्फ्रंट करती, निशा सवाल पूछती, तो हमें बहुत कुछ उसकी तरफ से दूसरी तरफ से पता लगता। उधर निशा की बात रिवील करके गुलमेहर बिरयानी सर्व कर रही है, तो नीयत में तो खोट है। और जो सेकेंड 18th या 14th एपिसोड में जो उन्होंने मोमबत्ती बुझाई है ना आंखों में आंसू लेके, उससे हमें पता लग गया कि गुलमेहर ने क्या किया। चले जो भी वो करना चाह रही, वो भी बड़ा चीज था। अब आखिर के 10 मिनट से वावेला हुआ है, बहमा ने दरवाजे पीटे कि निशा का है, निशा का है, निशा निशा निशा। तो अब अगर निशा को कुछ ना हुआ वो, तो फिर मैंने ये ड्रामा नहीं देखा। ठीक है ना, इतनी बड़ी हमें हाइप क्रिएट करते हैं और अंदर से निकलता है। अब ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। तो अब देखते हैं निशा को क्या हुआ है। बाकी है कि ये इस एपिसोड ने डिसअपॉइंट किया है काफी ज्यादा, क्योंकि इसकी बेस पे आगे बहुत कुछ चलना था। सनिया, मुझे ये बताओ कि बीरान उनके किचन में कैसे पहुंच जाता है हर वक्त? कि मतलब वो अभी उनके ऊपर ये इंकशाफ हुआ है कि वो शादीशुदा है और वो सब कुछ है और वो एक पूरी कयामत सोरा मची हुई है घर के अंदर। अगला सीन कट आता है और वो मीरान उनके कमरे में, उनके किचन में बैठ के चाय बना रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हाँ, हैं। उसको कम क्या? से कम वो ये दिखाते हैं ना, मिरान की अर्जेंसी दिखाई दी है कि वो निशा से फौरन मिलने आ गया। वो निशा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसको पिक्चराइज बहुत बुरे तरीके से किया था। ये दिखाना चाहिए था कि दरवाजा खटका रहे हैं और वो चीजें खींच खींच के आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और एकदम से अंदर से मीरान निकले और वो निशा को शौक लगे, या कुछ निशा यूं ही बैठी हुई है पूरे सीन में। निशा ना हो गई सारा खान होगी शेर की, कुछ एक्सप्रेशन। नहीं, ये कि जी उसको यकीन करने का दिल ही नहीं चाह रहा कि आपने क्या, किस किस्म की आपने उसकी आपकी बैक स्टोरी बनाई हुई है। बहुत ही पैथेटिकली इट वाज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एपिसोड में। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और कुछ भी नहीं निकलेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कुछ भी नहीं होगा, वो गोलियां खा के सो गई होंगी या फिर बाथरूम में होंगी। तो जो है वो अम्मा को वैसे भी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करने की आदत है। हम अपने नए शो की तरफ जिसके कौन सा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जिनकी शादी उनकी शादी, थोड़ा सा लाइटर मूड की तरफ हम चलते हैं जनाब।
और एज यूजुअल हंसी का तूफान है। मतलब उस पे बंदा क्या कमेंट करे, उसके ऊपर बंदा क्या वो दे। स्टोरी के ऊपर तो आप बात, आपकी आवाज म्यूट है, तो स्टोरी के ऊपर तो आप बात नहीं कर सकते, जो उसके वन लाइनर्स हैं। और मेरा ख्याल है मैं आई एम कम्प्लीटली इन लव विद अरसलान का जो कैरेक्टर है ना, वो इतने मजे हाँ, से वो अपने वन लाइनर्स बोलता है। वो मुझे तो वो मुंह खोलता है, मुझे लगता है अब इसने कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है कि मैं हंस हंस के लोट पोट हो जाऊंगी। तो नादिया अफगान ने एंट्री मार दी जनाब घर के अंदर। उन्होंने कितने 12 बिच्छुओं वाला जहर पी लिया उन्होंने। और जनाब वो बोटी खा ली थी। इसीलिए कहते हैं कि किसी के भी घर पे जाओ, नदीदापन ना करो। और कोई अगर शराफत से आपको घर में बुला रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सीधा जाके उनके किचन में जो भी उनके घर खाना पड़ा हुआ है वो उस पर आपने धावा बोलना है। कोरमा है कोई बात नहीं, आप मांग के भी खा सकती थी, लेकिन उन्होंने जो है बदतमीजी का मुजाहरा किया, उन्होंने कोरमा जो है वो खा लिया। इरफान मोतीवाला, माय गॉड, ही इज अ सरप्राइज पैकेज। चंगेज चाचा, ही इज अ सरप्राइज पैकेज। उन्होंने इतना मजे का कैरेक्टर निभाया है, इतना मजे का कैरेक्टर। अब वो बंदी बेचारी, वो जर्नलिस्ट जो है वो उधर नादिया अफगान, वो उधर बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी है, और चाचा जी को अपनी सिर्फ तावीज की पड़ी हुई है कि किसी तरह से जाके अपना तावीज निकाल लो, कहीं उस तावीज के साथ उसको दफना देंगे तो मेरे तावीज का क्या बनेगा। तो हिलेरियस। मतलब कोई एक एपिसोड ऐसा नहीं गुजरता जिसमें मैं हंस हंस के मेरा बुरा हाल ना हो रहा, बिकॉज मैं शायद उसी माइंडसेट में देख रही होती हूँ, एक लाइट मूड में देख रही होती हूँ, इसको क्रिटिकली नहीं देख रही। आई एम जस्ट इंजॉइंग माई सेल्फ, एंड आई मीन इट इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोमिस मी टू डू, कि वो हंसाता है मुझे और मैं इंजॉय हाँ। करती हूँ। और जो इसके स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। जैसे धुएं से उड़ते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं, और वो पूरा ऊपर का से पूरा जो छलांगे लगा रहे हैं। छलांगे लगा रहे हैं। और वो एक सीन था जिसमें ये दोनों खुशी और वो तमकीनत आपस में बात कर रहे हैं, और सैयद जिब्रान पीछे से पुरुष के ऊपर से आते हैं। वो एक सीन इनका होता है कि आजर भाईजान वो निकल के आ रहे होते हैं, और पूरी बैक स्टोरी अब समझ में आ गई कि जी वो रूहें कब्ज कर रहे होते हैं किस तरह से, और वो एक कमरे के अंदर सबकी रूहें बंद रखी हुई हैं, और अब्बा जान जो है वो निकल निकल के आ रहे हैं, और आके अपने बेटे को असद को कह रहे हैं, असद ही नाम है ना जो वहाज अली, असद है शायद, हाँ पता नहीं, खैर। तो वो उसको अपने बेटे को उठा उठा के बता रहे हैं कि भाई मैं, हम लोग सब सब सारे बुजुर्गों की रूहें जो हैं वो इसी एक कमरे के अंदर बंद हैं, लॉक हैं, तो उसको अब किसी तरीके से वो रूहों को निकाला जाए। इट्स अ फन वॉच, इट्स अ फनी वो। मगर मुझे सिर्फ ये होता है कि क्या इस रोल के लिए वहाज अली की जरूरत थी? मतलब अभी इतने एपिसोड्स गुजर गए हैं, तो क्या हमने हाँ, वहाज अली को एज वहाज अली दी सुपरस्टार के रूप में हमने देखा है, या वो अपने कैरेक्टर को उस तरह से निभा पाए? आई मीन इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल, इट्स अ वेरी लाइट रोल, इट्स अ वेरी फन रोल टू डू, बट डिड वी एक्चुअली नीड वहाज अली इन दैट रोल? जिन ने आशिक होना था ना, जिन ने आशिक होना था, कोई बड़ा बंदा ही चाहिए था। इस अच्छा, पर्सपेक्टिव से देखें। ओके, फिर ठीक है, ठीक है, फिर इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल मेरी समझ में आ जाती है जनाब। तो नहीं, मुझे होता था कि इसको शायद थोड़ा सा ज़ाया किया जा रहा है, बिकॉज ये रोल शायद कोई भी कर सकता था। इनकी कोई, इनको डायलॉग्स भी कोई सच कोई ऐसे वो मुझे नहीं लगता कि उनको पंच लाइनर्स उनको मिल रहे हैं, या कोई ऐसी एक्टिंग की कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनको मिल रही है। आई थिंक बहुत ही एक रिलैक्स सा रोल है, जो कि आई थिंक कोई भी अच्छा रोल ये कर सकता था वहाज अली के अलावा भी अगर होता तो। आई थिंक सेम गोज फॉर सहर खान, बट सहर खान अभी कंपैरेटिवली शी इज जूनियर, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सहर खान का ये। बट रमैसा खान एज यूजुअल सरप्राइज पैकेज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र उन्होंने कपड़े बदले। मैं वो वाइट ब्लाउज देख देख के थक गई थी, और मैं दुआ करी थी अल्लाह मियाँ प्लीज इसके कपड़े बदलवा दें किसी तरीके से, ये बहुत, मैं तंग आ गई हूँ उसके कपड़ों से। और वो सीन जो मेरी हंस हंस के मेरा हाल बुरा हुआ, अम्मा हॉस्पिटल में है और वो लाइव ट्रांसमिशन कर रही हैं और कह रही व्यूअर्स मेरी अम्मा के लिए दुआ करें, बस मेरी अम्मा के लिए दुआ करें। लाइक एक यूट्यूबर विल ऑलवेज रिमेन अ यूट्यूबर, नो मैटर आप उसको कहाँ पे और किस सिचुएशन में खड़ा कर दें, डजेंट मैटर, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो वो बहुत मजे का स्क्रिप्ट, जान है इस ड्रामे की, जान है इस ड्रामे की, बहुत मजे का स्क्रिप्ट है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा?
मुझे भी बहुत मजा आ रहा है और मुझे इस बार ये रियलाइज हुआ कि हमारी बेसिस यही थी। हमने अपने रोमांस और सास बहू ड्रामाओं को बहुत फरोग दिया है, लेकिन हमारी असल में चीजें यही होती थी। ऐनक वाला जिन था, हम्म हमारी जो उमरू यार की कहानियां, हमारा लिटरेचर में ये कहते हैं कोकाफ और माफोकुल फितरत, नेचुरल जिसको आप कहेंगे, ये चीजें बहुत थी। हम्म इसको अगर आप सही तरीके से करें, क्योंकि थ्योरीज बनी हुई हैं, बेसिस एस्टेब्लिश हुई हुई है, मुझे एक ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ देखती हूँ कि उसको भी वो एलिमेंट्स और उसको भी वो बातें पता लग रही है जो हमने जिनको पढ़ते हुए किया था कि इस तरह जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, नजर नहीं आते, उड़ते हैं। हम्म अच्छा जी। मैं हीरो पर जिन आशिक हो गया, शुक्र है, वरना तो उनके खानदान का कुछ नहीं रहता, कोई जहर से मर जाता, कोई कुछ हो जाता, कोई जेल में सड़ता या कुछ होता। हम्म तो वहाज अली का होना इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा है कि शाहरुख खान ने फिर इस वजह से काफी बेहतर की। जिन क्या खाने बनाते हैं भाई, हम्म जिनसे इंसान क्यों नहीं शादी करता, यूं खाने बनाते हैं, टेबल सेट। बेगम ने कहा मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, वो आई तो टेबल सेट, मुर्गे मुसल्लम, क्या कुछ नहीं था। भाई ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो जो बेगम मिली थी, जो उस बेचारे ने तौबा की कि मैं इसकी बीवी बना, मियां बना के, मतलब आजर को अब तक मैंने किसी से जो परेशान देखा है ना, हम्म वो खातून थी जो बोलना बंद नहीं कर रही थी, है ना जी, जमशेद की बेगम। जमशेद की बेगम। तो हर एपिसोड में कोई नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, पुराना बंद कमरा, अब्बा जी की रूह, हम्म और ये और वो, तो ये इसका मतलब है कि अभी की स्टोरी में नई चीज आ रही है, हम्म एंड वी स्टिल वांट हम्म मोर। स्क्रिप्ट के तो नंबर पूरे हैं, हम्म और पुरस्कार, म्यूजिक, गेटअप्स और सब कुछ। अभी मेरा एक दिल हो रहा है कि जिन्नात के कैरेक्टर सिर्फ 3 है, कोई छोटी मोटी रस्म के लिए ही कोई एक गेस्ट अपीयरेंस, कोई 5-10 कैरेक्टर्स और जिन्नात के आ जाए तो बड़ा मजे का है, कोई हम्म प्रॉपर इंटरेक्शन हो। हम्म हरे रंग का जहर उन्होंने मतलब विजुअली कितना अच्छा बनाया है, नीला आई शेड, हरे रंग का जहर, ताकि कोई कैरेक्टर वो ना लगे बोरिंग। हम्म रुमैसा साहब, करीन खातून, मैं और आप कौन से जोन में हैं? ग्रीन जोन के रेड जोन? हम ऑरेंज जोन में। इतना बड़ा हवेली है, इतनी अच्छी लग रही है, मैं और मामा भी शिफ्ट हो सकते हैं। जो वो एकदम से सोफिस्टिकेटेड और वो हाई फाई किस्म की इंस्टाग्रामर थी ना, वो हम्म, एकदम से अभी माशाल्लाह क्यूट सी, और आई में जिनसे आ रहा है वो बड़ा अच्छा अच्छा है, परफॉर्म कर रही है, सही। क्यूट माशाल्लाह। हम्म जहर की, और वो जो जहर याक की भी रेसिपी बताई, इस तरह मच्छर मारने, ये करना है, 10 दिन रखना है, ये करना है। और चंगेज चचा ने तो मतलब सही मेला लूट लूट लिया, कि कोई कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर लगता है ना, जिससे हमें पता है कि उसने क्या करना है, जो पुक्के मार रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो मतलब हम भी चंगेज चचा की जिंदगी की दुआ करते हैं, क्योंकि अगर 6 महीने कोई इन्हें इस घर में गुजरवा सकता है तो वो चंगेज चचा कर, इंगेज चर्चा कर सकते हैं। हम्म है ना जी। वंडरफुल ड्रामा, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। हम्म नहीं, वाकई मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और अब स्पेशली अगर वो दोनों आ गई, दोनों की दोनों पटाखा खवातीन भी घर में आ गई हैं, तो अब देखते हैं कि अब मजीद क्या होने वाला है। आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड। हमें ये भी पता लगता है कि रुमैसा की वो जीन्स कहाँ से आती है। अच्छा, रुमैसा का कैरेक्टर का नाम नादिया है और उसकी अम्मी हाँ का असली नाम नादिया है, तो ये हाँ, अब हमें जैसा समर समीर में मसला हो रहा था ना, हमें थोड़े से होगा। सही सही। चलो जी, अब हम चलते हैं जनाब अपने अगले ड्रामे की तरफ, अगले दो ड्रामों की तरफ, जिनको मुझे आइडेंटिफाई करते हुए बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं एक ही ड्रामे को दो मुख्तलिफ दफ़ा देख रही हूँ, जिसमें से एक ड्रामा है मैं ज़मीं तू आसमान, और दूसरा ड्रामा है सांवल यार पिया। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है दोनों ड्रामों के अंदर, बिकॉज मुझे लग रहा है कि दोनों ड्रामे बिल्कुल मुझे लग रहा है सिमिलर हैं। तो जनाब पहले कौन सा करें? पहले मैं ज़मीं तू आसमान कर देते हैं, मेरा ख्याल है। वो कर लेते हैं सावल यार पिया की, मैंने लास्ट 2 की एपिसोड मिस कर दी। अच्छा वो चलो आप ठीक, कीजिएगा, मैं सुनूंगी। ठीक ठीक ठीक। तो जनाब मैं जमीन तू आसमान, आप जाएं पहले। मुझे नहीं मजा आ रहा, क्योंकि जो है ना, मामा की साइकोलॉजी अभी तक मुझे समझ नहीं आई। पहली एपिसोड में वो दूर से आया, मामा बहुत प्यार करता है अपने बच्चे को, इतना कि वो उसको बाप की जगह मामा कहते हैं, और आता है तो मामा वो रख के थप्पड़ लगाता है। अब वो अपने बेटे को अरेस्ट करवा रहा है फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजन। समझ नहीं आ रही कोई खास चीजें। प्यारा बहुत बनाया है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, हिबा बहुत प्यारी लग रही है, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, ये सारी चीजें। लेकिन ड्रामे में सिर्फ एक ट्रैक अच्छा है, और वो है इसके फिरोज के भाई का। उसका ट्रैक सेंस बनती है कि वो बदल रहा है, वो अपने बाप को मैनिपुलेट कर रहा है, वो भाई को मैनिपुलेट कर रहा है, सारे लेकिन उसकी क्यों? बातें आ रहे हैं। क्यों?
इविल दिखाया हुआ है आई थिंक इसलिए। नहीं मतलब क्यों अपने सगे बाप के लिए वो और भाई के लिए क्यों, मतलब उसकी उसकी बैक स्टोरी क्या है? वाई इज ही सो इविल टुवर्ड्स हिज फैमिली? क्या किया है उसके साथ? आई थिंक दिखाना ये चाहा है कि छोटे भाई को प्रेफर करते हैं, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है कि उस तरह का कोई सीन ऐसा सच है नहीं। छोटे भाई को तो जेल भिजवा रहा है, छोटे भाई को तो वो कर रहा है, सिर्फ हम्म। वो प्रपोज ना कर सके। और हीरोइन ने भी सही बात की है कि वो या तो आपने किसी से रिश्ता मांगना हो तो आप उसका दिल जानते हैं कि वो अगले आगे हाँ करेगी कि नहीं। आप उसको इतने हिंट्स क्यों भिजवा रहे हो? सरप्राइज दिन या तो डायरेक्ट बताओ, या समझ नहीं आई कि वो क्या चाह रहे हैं। वो भी बड़ी कंफ्यूजन लग रही है उधर। मतलब बहुत बहुत लूपहोल्स है, बहुत स्लो है। हम्म। कोई किसी चीज का कोई कोई कंटिन्यूटी नहीं बन सेंस भी। रही, कोई सेंस नहीं बन रहा। और आई थिंक एक्टर्स भी मुझे लग रहा है कि बहुत बेजारी से काम कर रहे हैं। मुझे मुझे किसी की भी एक्टिंग में, फिरोज खान का तो मुझे लगता है कि ना बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। बिकॉज वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बिल्कुल इतना नॉन इम्प्रेसिव अचानक से कैसे वो ये बंदा हो गया है कि ना वो विलेन के रूप में सूट कर रहा है। और मुझे उसका कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा कि उसका कैरेक्टर क्या है। मतलब जो जिस तरह का एक रेड फ्लैग जो भी हम कहते हैं ना, वो सारे के सारे रेड फ्लैग इस कैरेक्टर यस। के अंदर मौजूद हैं। उसमें कोई काम की चीज नहीं है उस बंदे में। और मैं कहती हूँ अगर ये जो हीरोइन का जो रोल है हुरन को चाहिए कि वो उस डायरेक्शन में भाग जाए, उल्टे डायरेक्शन में, कि उनको जिंदगी भर इनकी शक्ल ना देखनी पड़े। बिकॉज वो इतना ज्यादा खिसका हुआ कैरेक्टर है ये हीरो का, कि उसके साथ तो बिल्कुल बंदा सोचे भी ना। कंप्लीटली बाइपोलर है। गुस्से के इश्यूज इसके हैं, झूठ ये बोलता है, गुंडा ये है, मवाली ये है, सारा वक्त जो है जनाब वो बस बस बंदूक पिस्टल इनके हाथ में रहती है। किसको कहाँ मारना है, किसको क्या करना है। मतलब हाउ आर वी डिफाइनिंग हिम एज अ हीरो? उसमें ऐसा एक चीज एक मुझे बता दो जो वो उसके अंदर हीरो वाली हो। कुछ भी नहीं है। कंप्लीटली रेड फ्लैग है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अगर आपकी जिंदगी में है तो खुदारा आप उसको ठुड्डे मारे और निकल जाए आपकी उसकी जिंदगी से। मुझे कहीं कोई सिंपथी समझ में नहीं आ रही कि उसके साथ कैसे बंदा सिंपथाइज करे, कैसे उसको एज अ हीरो बुलाए। मैं उसको हीरो नहीं बुलाती। ठीक है, कंप्लीटली मेरे लिए तो बिल्कुल ही वो बेकार बेकार आदमी है। वो कंप्लीटली यूथलेस आदमी है। हाँ, उसका मंगेतर फिर भी बहुत अच्छा अच्छा कैरेक्टर है। एंड आई थिंक शी शुड जस्ट लिसन टू द फादर एंड गेट मैरिड टू दैट मैन एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बजाय इसके कि ये इस बेकार किस्म के आदमी के ऊपर अपना टाइम जाया करे ये। और फिर ऊपर से वो जो है दूसरी चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी आ गई है। ठीक है, वो दोनों हाँ, एक दूसरे के साथ सूट करते हैं। और इतनी अमीर पॉलिटिकल फैमिली की जो बेटियां होती हैं उन्हें ऐसे ही क्यों मिलता है कि रिश्ता? उनके पता कोई और आने वाले नहीं है जो जिन पे बाप जबरदस्ती शर्त लगा के उनकी शादी करती है और वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं होते। सेम ओल्ड सेम ओल्ड सेम ओल्ड सेम ओल्ड। बट एक ये है कि इसमें हिना चौधरी सूट कर रही है अपने कैरेक्टर के साथ, अपने लुक के साथ। उस पे उसने मेहनत की है, हाँ। अच्छी लग रही है। और जो जब एक्सप्रेशंस दे रही होती है, जब ये लोग जब गुस्से में होती है ना, तो फिर वो दे मेक श्योर कि जी ऐसी चीजें तोड़ें कि जो महंगी ना हो, सस्ती सस्ती चीजें छोड़ें। अब अपना जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो चादर हटा देंगे, चादरों को गिराएंगी, ये कर देंगी, वो कर, तो ऐसा ऐसा काम करेंगी जिसके ऊपर ज्यादा जो है ना प्रोड्यूसर का जो है ना ज्यादा माल उसके ऊपर ना लगा हुआ। वैसे तो सीधी सी बात। अच्छा, एक रीटेक। होती है बस वो, उनको गिराया, इधर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका। सामने बड़े महंगे महंगे लैंप होते हैं। मेरी हमेशा से होती है कि मैं देखूं कि ये लैंप भी गिरता है कि नहीं गिरता। आज तक नहीं गिरा कभी। कभी नहीं गिराते लैंप। और मोबाइल भी फेंकते हैं तो देख के बेड के ऊपर फेंकते हैं ताकि कि मोबाइल टूटे ना। तो ये तो बड़ी एक माशाल्लाह से ना ये चीज़ बड़ी एक प्यारी प्यारी लगती है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस ड्रामा। मुझे मज़ा नहीं आ रहा। और आई थिंक दे नीड टू डू अ बेटर जॉब देन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। अच्छा जी, अब चलते जनाब अगले ड्रामे की तरफ जो कि है कौन सा ड्रामा है अब? सांवल यार प्यार, सांवल यार पिया। ठीक है जनाब। तो जनाब आपके सांवल साहब, अहमद अली अकबर साहब। तो मैं तो कहती हूँ, मैं मजे की बात मुझे जो महसूस हुई वो ये कि जो उनका गेटअप इन्होंने बनाया है ना, मुझे लगता है इस शेर से इंस्पायर्ड है। बिकॉज देखो,
जो कपड़े वो पहनते हैं ना, डार्क रेड, डार्क ग्रीन, डार्क पर्पल, जो भी कलर पहनते हैं, तो उनकी शर्ट के ऊपर ना यहाँ पे वो जानवर की शक्ल बनी हुई होती है। रेड होती है तो एक रेड कलर का शेर बना हुआ होता है, ब्लू होती है तो एक ब्लू कलर का पीकॉक बना हुआ होता है। मतलब ऐसे प्यारे प्यारे जोड़े, प्यारे प्यारे कपड़े इन्होंने स्पेशली इन्होंने सिलवाए हैं इस कैरेक्टर के लिए, और विच इज कमेंडेबल। इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है अपने आप को बदसूरत बनाने के लिए। कौन करता है? तो खूबसूरत बनाने के लिए तो हर कोई करता है, बदशक्ल बनाने के लिए अपने आप को बहुत कम लोग हैं जो पैसे खर्च करते हैं। उनका लकी चार्म है बदशक्ल होना, लकी वो चार्म कर है। देते आई डोंट थिंक सो कि इस मामले में वो लकी चार्म इनका वर्क कर रहा है। हैं। सच बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो लकी चार्म वर्क कर रहा है। लेकिन ओवरऑल तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, मैंने ये ड्रामा नहीं देख रही, मैं 5-10 किस्त इकट्ठी करके सिर्फ अहमद अली अकबर के सीन देखूंगी। क्योंकि दुल्हे फिशान जो इतनी मासूम सी बच्ची बनने की कोशिश कर रही है ना, वो मुझे हजम नहीं हो रहा। जो सही। सच है तो वो सच है। हाँ, तुम्हारे घर के ऊपर छत है? जी बिल्कुल है, टेरेस भी है। अच्छा, पूरा है टेरेस? अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड यार, अच्छी बात है। तो तुम वहां पे टेरेस पे खड़े होके दूसरों के घरों में झांकती हो कि तुम किसने चाय बनाई है, किसने चाय की रेसिपी कौन सी इस्तेमाल की है, पत्ती कितनी डाली है, पानी कितना डाला है, दूध कितना डाला है? नहीं, आज तक नहीं किया ये काम तुमने? हाँ। तुमने किया बहुत क्या कम अपनी है। जिंदगी तुमने किया क्या अपनी जिंदगी में, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो? नहीं, मेरे साथ वाले घर में अहमद अली अकबर भी नहीं है तो नहीं, ये देखो। रहता तो शायद। हाँ, ये टेरेस का एक इन्होंने नया एक इस्तेमाल हमें बताया है कि आप सारे उन्होंने स्टूडेंट भिजवा दिए हैं पढ़ाने के लिए मोहल्ले में। और मेरा ख्याल है ये ड्रामे का जो है ना, ये सीधी सी बात है, ये ना सांवल का ड्रामा है, ना पिया का ड्रामा है, ना यार का ड्रामा है, ये सीधा सीधा अहमद अली अकबर अली ताहिर का ड्रामा है। बिकॉज मुझे हर सीन के अंदर सिर्फ अली ताहिर ही दिख रहे होते हैं मुझे, और कोई ड्रामे में मुझे नहीं लगता कि किसी और कैरेक्टर को कोई भी चांस मिला है बेचारे को परफॉर्म करने के लिए। और वो जो इनिशियली वाले जो सीन था जिसके अंदर जनाब वो फिरोज खान साहब ने एंट्री मारी, वही सेम टिपिकल बड़ा खानदान बाइक जनाब पे के। एंट्री, एक और बाइक पे एंट्री। वही तरीका, वही सारा। और वो मतलब हमारी हीरोइन तो इतनी मासूम है, पार्कर पेन में और एक 50 रुपए वाले पेन में फर्क उनको महसूस नहीं हुआ। उनका पार्कर का पेन उठा के ले आई हैं और उनको कह रही हैं कि आपने मेरा पेन चोरी किया। कौन करता है यार? मतलब ये किस, क्या है ये किस किस्म का? देखो, मुझे अफसोस इसलिए नहीं होता कि ये इस तरह की राइटिंग, मुझे अफसोस इसलिए होता है कि ये इस राइटिंग के पीछे बहुत बड़े बड़े नाम है। हम्म। इसलिए मुझे दुख होता है कि कोई अगर आए बाएं शाएं का नाम होता तो फिर चलो बंदा कहे कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नया नया लिखना शुरू किया, कोई मसला नहीं। इतने एक आपके रिनाउंड राइटर्स हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े क्लासिक्स आपको दिए हैं, वो इस तरह के ड्रामे लिखेंगे तो फिर आपकी तनकीद बनती है। फिर तनकीद हाँ। बनती है बिकॉज फिर आप इससे इस तरह की चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते जिस तरह का ये इन्होंने लिखा है। सो इट वॉज अ कम्प्लीटली रिडिकुलस इंटरैक्टिव सीन जो उन्होंने दिखाया कि जी वो उनका आपस में जो है वो पेन बदल गया, तो वो पेन की वजह से वो एक दूसरे के साथ वो बात कर रहे हैं। बहुत ही बेतुका था वो, माजरत के साथ। फिर ऊपर से जनाब जिन साहब फिरोज खान के अब्बा हैं। जी ओह! जी 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 जी, आपको भी तो यही तो समझ में आया है आंटी? हुँ। अच्छा, आप क्योंकि सिर्फ अहमद अली अकबर देख रही हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। जी जी जी, तो ओह! कहानी ये है कि वो जो लड़की है जिसको कि उन्होंने उनके अब्बा ने उनको बेट में हार गए थे, जिनके साथ हार गए थे यासिर नवाज, वो जो है मतलब 2 जवारियों की औलाद हमें दिखा रहे हैं, एक हीरो, हाँ, एक हीरोइन है। यहाँ गुंडे मिल रहे हैं या जवारी मिल रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है टीवी पता पे? नहीं क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा ये कोई सारे, शि हाँ, हाँ, सारे हीरो को स्विमिंग पूल में उतारने का क्या सेंस है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे तुम कहते मेरा हो ख़्याल है एक हफ्ता बाइक का होता है, एक हफ्ता तुम कहते हो किसी, मेरे ख्याल में ये हफ्ता हमारा से है ना हीरो की स्विमिंग का ये तो है। है। मेरा ख्याल है घर ले लिया है ना उन्होंने स्विमिंग पूल वाला, तो अब उसके अच्छा, पैसे पूरे करे। उसके पैसे पूरे करने हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्र है हीरो को ही करवा रहे हैं स्विमिंग, हीरोइंस को नहीं करवा रहे हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, बेचारे मासूम क्या कर सकते थे। भी आप अच्छे तरीके से भी दिखा सकते हो और लोगों को पसंद आती है।
अब जमा तकसीम की जिस तरह बात करें कि वो स्टोरी हमने कोई 10-15 दफा देखी हुई है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो सही तरीके से दिखाई हुई है, रियलिस्टिकली दिखाई हुई है, इट मेक्स सेंस। वो जो दूध वाला इस बार एपिसोड हुआ है कि दूध पी लिया और ये बहू ने या दूध चोरी कर लिया, ये मैंने इतनी न्यूली मैरिड लेडी से सुना है कि मैं शॉक में चली गई। रियली? मैंने कहा शायद मेरी, बहुत लोगों से सुना है, मेरी अपनी फ्रेंड, सर दुख गया दूध उबाल के पी लिया, अगले दिन सारा दिन यही कहे दूध खत्म, कहाँ गया दूध, कहाँ गया दूध, कहाँ गया दूध, कहाँ गया। क्योंकि घर में नए अफराद आते रहते हैं और राशन वगैरह बढ़ाते नहीं है लोग, स्पेशली दूध। दूध पे बड़ी कोई एक अजीब सी कंट्रोवर्सी है कि हर, अगर 1 लीटर आ रहा है तो एक ही आई जाएगा, चाहे लोग जितने बढ़े। तो बाकी चीजें और हरासमेंट वाला पहलू, एक ओवरवर्क है बहू, कुछ और तरीका है, और माँ बाप की, खानदान की इज्जत यही है कि घर की, मतलब खानदान की इज्जत, खानदान की इज्जत, कैसी खानदान की इज्जत है कि आपकी बहुएं नौकरानियां बनी फिर रही है। तो बस अजीब अजीब हम्म। हिसाब है, हम्म। लेकिन मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे बेचारे लग, नीलू, हम्म। है ना, उसने शादी की, उसने ट्राई किया कि मैं आज खाना बनाऊंगा, मैं हेल्प करूंगा, मैं ये करूंगा, हम्म। जो कि एक तरह से ठीक है, आपने एक बिल्कुल नए बंदे को छोड़ दिया अपने हाल पे। किसी हम्म। एक ने भी एक बार ट्राई नहीं किया कि उसको सिखाएं तो सही। हम्म। क्योंकि वो जब वो आई है उस घर में तो ऑलरेडी इतनी मसले मसाइल थे, हम्म। अनडिवाइडेड था सारा कुछ, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ नहीं हम्म। था। और हम्म। बुजुर्ग डांट रहे हैं तो भाभीियों ने भी समझा हमारा भी राइट है कि इसको डांटे, इसको जलील करे। तो और मियाँ साहब जिनको लग ही नहीं रहा, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी फैमिली की असलियत खुल रही है अपने, कि वो कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या होगा। वो पता चल रहा है कि एक एक चीज पे फसाद पड़ रहा है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, तो मैं दिल कहता है रात को चाहे 11 बज जाए, अगर मिस हो गया है तो देख के सो। मुझे पता है सबसे मजे का सीन कौन सा लगा था जैसे मैं बहुत एंजॉय किया था, एक वो सीन था जिसमें कि वो कहती है हीरोइन साहब उनको फरमाती है मैं अच्छा मावरा इज लुकिंग गॉर्जियस, बहुत प्यारी लग रही है इसमें, बहुत प्यारी लग रही है, खा गई है सबको। अच्छा, उसमें जब वो अपने मियाँ से बैठ के बात कर रही होती है तो वो कह रही होती है कि अच्छा अगर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना इतना ही अच्छा है तो आपकी बहन क्यों नहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती। तो कहते उसकी तो गंध भी खराब है, तो उसकी जेठानियां भी खराब हैं, तो वो उसको यूं तंग करती हैं तो उसको वो तंग करती हैं, तो तुम्हें तो पता ही नहीं है, वो तो इतना टॉक्सिक माहौल है उनके घर का, हमारे घर जैसा नहीं। डिल्यूशनल मियाओं को सलूट। तो वो बहुत ही टॉक्सिक माहौल है इनके घर का, हमारे घर जैसा माहौल नहीं है। और वो जो उसका एक्सप्रेशन था ना मुहावरा का उस टाइम के ऊपर, ओह गॉड, वो बहुत ही अच्छा था वो, कि मतलब ओके चलो ठीक है भाई, अगर कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। तो नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है वैसे जमा तमक तकसीम, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अभी ये जो लास्ट अभी एपिसोड कल का गुजरा ना, उसमें मुझे लगा कि कोई चीज चेंज नहीं हुई है, लाइक वहीं पे खड़ा हुआ है। वही जो दिखा रहे थे वो सारा, हरासमेंट का पहलू थोड़ा सा हुआ है। हाँ वो थोड़ा सा है, वो चल ही रहा है, उसको भी वो कर रहे हैं, बट लाइक स्टोरी आगे नहीं बढ़ी है, अभी उधर ही अटकी हुई है, पिछले 3-4 एपिसोड से स्टोरी एक ही जगह पे अटकी हुई है। हालांकि छोटे 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 उन्होंने मैसेजेस बेतहाशा दिए हुए हैं, लेकिन उस पे मतलब आप फोकस करें, आप सोचें कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। बट एज एज इट इज, जो स्टोरी को अगर हम एज ओवरऑल अगर हम देखते हैं, तो वो स्टोरी के अंदर अभी मुझे कोई एज सच कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। आई एम होपिंग कि जल्दी इसको थोड़ा सा कोई ट्विस्ट दे दें या कुछ हो दें, बिकॉज फिर वो फिर स्टेगनेंट हो जाएगी, फिर वो लगेगा कि आप एक ही सीधे सीधे उसमें चल रहे हैं, और उसमें आपको जो है ना थोड़ा सा कुछ एक एलिमेंट ऑफ चेंज होना चाहिए। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि ये लोग थोड़ा सा कोई ट्विस्ट लेकर आए, बेशक हिरासमेंट लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, या फिर जो है वो फैमिली को डिवाइड बिकॉज करने वाला लेकर आए। कमिंग अप नेक्स्ट में ये दिखा रहे थे कि वो इसके हस्बैंड को मुहावरा के पता चलता है कि सच में कुछ हो रहा है, जो मेरी बेगम कह रही है। और मैं बहुत एक्सपेक्ट की थी कि इसी एपिसोड में ये आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। ये चीजें आ जानी चाहिए। आ जानी चाहिए अब तो, आई थिंक जितना इसको डिले करेंगे ना तो फिर ये ड्रामा अपना जो चार्म है ना वो खो देगा, बिकॉज अब एक हद तक आप ये छोटी छोटी चीजों को आप लेके चलते हैं ना, ओवरऑल तो आपने एक स्टोरी को लेके चलना होता है, तो स्टोरी का आगे बढ़ना जरूरी है साथ साथ मैसेजेस के साथ। बढ़ेगी, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है, आई एम एंजॉइंग इट, एंड आई और थिंक। हम्म। आजकल हम इज द चैनल, गो टू चैनल। हम्म। पहले ARY बना हुआ था, अब हम वो है कि हम लगाते हैं, हम हम्म। क्या ड्रामा है तो हम का ड्रामा देखें। तो दैट इज वेरी गुड, आई थिंक इट नीड्स टू पिक अप। और नहीं, जमा तकसीम मुझे क्योंकि सरवत नज़ीर का ड्रामा लिखा हुआ होता है ना, तो फिर मुझे मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। वही तो मैं कह रही हूँ कि आजकल सारे के सारे मेरे पसंद के राइटर्स
सब टीवी पे आए हुए हैं। और इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन जो जमा तकसीम से मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मेरी पूरी हो रही है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। चलिए सनिया, आपको नींद आ रही है मेरा ख्याल है, आज का शो इधर ही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमने कोई ड्रामा छोड़ा है, लेकिन अगर छोड़ भी दिया है तो कोई हर्ज नहीं है, अगले हफ्ते उसको हम फिलअप कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ठीक जनाब, है। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगले हफ्ते तक के लिए। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक का आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, और हो सकता है एक आध इंटरव्यू भी आपके लिए मैं लेकर आ जाऊं। टिल देन टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। डन। ओके, अल्लाह हाफिज।